बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने पढ़ लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इन्फेंसी स्टार्ट किया हुआ था। इन्फेंसी कुछ हद तक हमने कवर कर लिया था, डेंटेशन तक हमने पढ़ा था। डेंटेशन आज की वीडियो लेक्चर में हम डेंटेशन से आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, डेंटेशन मीन्स कि जो टीथ की इरप्शन होती है बच्चों में, तो ये कब स्टार्ट होती है और कब फिर ख़त्म हो जाती है, कब टेम्पररी टीथ निकल आते हैं और कब वो गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ निकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने ये जितने भी सारे जो टीथ के नेम्स है और ये कहाँ यानी किस मंथ में इरप्ट होती हैं, तो इस तरह पूरा याद करना ज़रूरी नहीं है। इससे अगर MCQs बनता है तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बनेगा। और इम्पोर्टेंट MCQs इस तरह बनेगा कि टेम्पोररी टीथ की इरप्शन कब होती है, उसकी जो एवरेज एज है। तो फर्स्ट टाइम बच्चों में 6 to 10th मंथ यानी 6 महीने से लेके 10 महीने तक, इस दौरान उनके दांत निकल आते हैं। और जब दांत निकलते हैं तो जो लोअर जा है उसमें जो दांत है, जो सेंट्रल इंसाइजर दांत है, वो सबसे पहले निकलते हैं। लोअर जा में पहले निकलते हैं और फिर अपर जा में निकलते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं बच्चों में, तो वो 6 ईयर में स्टार्ट होते हैं। जब छठा साल बच्चे का स्टार्ट होता है तो उस छठे साल में ये सारे दांत जो है वो टेम्पोररी टीथ ये एक एक करके गिरना स्टार्ट होती हैं और जो परमानेंट टीथ है वो निकल आती हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये जो दांतों के नेम्स हैं तो ये आप लोग देख लें। ये जो सबसे पहले जो दांत है, सामने वाले जो दांत होते हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं, तो इनको कहा जाता है सेंट्रल इंसाइजर्स। ये सेंट्रल इंसाइजर्स इनको कहते हैं। और ये वाले जो दांत हैं इनको कहा जाता है लेटरल इंसाइजर्स, क्योंकि ये लेटरल साइड में होते हैं इसलिए लेटरल इंसाइजर्स इनको कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये और ये जो है ये लेटरल इंसाइजर्स है, ये और ये। इसके अलावा अब यहाँ पे जो दांत है इनको कहा जाता है केनाइन, या इनको कस्पिड टीथ कहा जाता है, या फिर इनको केनाइन कहा जाता है। ये जो नोकीले दांत होते हैं, केनाइन्स या कस्पिड टीथ इनको कहा जाता है। फिर फर्स्ट मोलर है, फर्स्ट मोलर या इनको हम प्री मोलर टीथ कहते हैं। ये जो टीथ है फर्स्ट मोलर टीथ या फिर प्री मोलर टीथ। उसके बाद ये जो मोलर टीथ है इनको हम सेकंड मोलर टीथ कहते हैं या फिर इनको मोलर टीथ कहते हैं, ये वाले। तो अब यहाँ पे जो पिछला स्लाइड था तो इसमें आप लोगों को यही बता रहा था कि ये जो सेंट्रल इंसाइजर टीथ है तो ये अपर जा में 8 to 12 मंथ में इरप्ट होती है, निकल आती है। और लोअर जा में 6 to 10 मंथ्स में ये निकल आती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेंट्रल इंसाइजर्स जब निकलते हैं फर्स्ट टाइम बच्चों के, तो वो लोअर जा में पहले निकलते हैं, 6 to 10 मंथ के दौरान निकल जाते हैं, और अपर जा में 8 to 12 मंथ के दौरान निकल जाते हैं। तो ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली आपको पता हो कि बच्चों के दांत इन टाइम पे निकल आते हैं, तो फिर आप उसमें से
जो एब नॉर्मल है वो रूल आउट कर सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है और उसके 10 महीने पूरे हो गए हैं, 11वां महीना उसका स्टार्ट है या 1 साल हो गया है और उसके अभी तक दांत नहीं निकल आए हैं, तो फिर आप सोचते हो कि इसमें कोई ना कोई डिफ़िशेंसी है, कोई न्यूट्रिशनल डिफ़िशेंसी है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से इस बच्चे के दांत नहीं निकल रहे हैं। तो इसीलिए ये नॉर्मल आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। लेटरल इंसाइजर्स का देख ले, अपर जा में 9 to 13 मंथ में निकल आते हैं और लोअर जा में 10 to 16 मंथ में निकल आते हैं। जो कस्पिट टीथ होते हैं या इनको हम केनाइन्स कहते हैं, तो केनाइन अपर जा में 16 to 12 मंथ्स में निकल आती हैं और लोअर जा में 17 to 23 मंथ्स में निकल आती हैं। फर्स्ट मोलर देखा गया है कि अपर जा में 13 to 19 मंथ्स में और लोअर जा में 14 to 18 मंथ्स में निकल आती हैं। और जो सेकेंड मोलर है ये अपर जा में 25 to 33 मंथ्स और लोअर जा में 23 to 31 मंथ्स में निकल आती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि compiled from information furnished by the American Academy of Pediatric Dentistry, these eruption times are average and can normally vary by 2 months। यानी ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो है वो उन लोगों ने ये टेबल दिया हुआ है, इसमें जो एज लिखे गए हैं तो ये एवरेज एज है। देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों में, ज़्यादातर बच्चे जो हैं 100 में से 95% जो बच्चे हैं उनमें इन रेंज ऑफ मंथ जो है इनमें निकल आती है दांतें। लेकिन इस तरह भी हो सकता है कि इनसे 2 महीने आगे या 2 महीने पहले निकल सकते हैं, लेकिन ये जो दिए गए हैं ये एवरेज है। यहाँ पे भी वही बातें दी गई हैं कि यहाँ पे इरप्शन और इनकी एक्सफोलिएट कब बताया है कि निकलते कब है और गिरते कब है। तो देख ले कि सेंट्रल इंसाइजर जो है वो लोअर जा में 6 to 10 मंथ में निकल आती है और 6 to 7 ईयर्स के दरमियान ये फिर गिर जाते हैं। इसी तरह लेटरल इंसाइजर्स 10 to 16 मंथ में निकल आती है और 7 to 8 ईयर्स में फिर गिर जाती है। इसी तरह सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको ये पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर जब आप क्लिनिकल्स पे जाओगे और आपने असेसमेंट करनी होगी तो नॉर्मल और एब नॉर्मल में फ़र्क आप इसी के थ्रू करेंगे कि आपको जब नॉर्मल पता हो, तो इसीलिए आपने ये याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा है कि इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट बाय 5 to 6 मंथ्स ऑफ एज। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 to 6 मंथ ऑफ एज जो है उसमें कोई ना कोई एक टीथ जो है वो इरप्ट हो जाती है। इसकी जो एवरेज है वो 6 to 10 मंथ है कि 6 to 10 मंथ्स के दरमियान टीथ निकल आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टीथ होती है लोअर जा में वो 5 to 6 मंथ में नज़र आ जाती हैं। It is called milky teeth or deciduous teeth or temporary teeth। तो ये जो टीथ होते हैं इनको हम या तो टेम्पोररी टीथ कहते हैं। टेम्पोररी टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिर गिर जाते हैं। 6 साल जब पूरा हो जाता है तो फिर ये गिरना स्टार्ट होती है, इसीलिए टेम्पोररी टीथ हैं। मिल्की टीथ इनको कहते हैं क्योंकि जब बच्चा जो है वो सकिंग स्टार्ट कर लेता है तो इस टाइम जिस टाइम ये दांत निकलती हैं तो इस टाइम बच्चा सकिंग कर रहा होता है, इसलिए इनको मिल्की टीथ कहा जाता है और इनको डिसीजियस टीथ भी कहा जाता है। ये इनकी एवरेज एज ऑफ इरप्शन है कि कौन से मंथ में कौन से टीथ निकल आते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है वही है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। मोटर डेवलपमेंट। अब एक इन्फेंट में मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, तो 2 मंथ्स, एक 2 महीने का जो बच्चा होता है उसमें मोटर डेवलपमेंट कैसी होती है। होल्ड हेड एरेक्ट इन मिड पोजीशन, वो अपने हेड को सीधे पोजीशन में बिल्कुल मिड पोजीशन में सीधा रख सकता है, सीधा अपने सर को होल्ड कर सकता है। यानी उसमें इतनी मोटर डेवलपमेंट हो जाती है कि वो अब उसके सर पे उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, वो उसको सीधे तरीके से मिड पोजीशन में रख पाता है। टर्न फ्रॉम साइड टू बैक, अगर आपने उसको साइड में करके सुलाया हुआ है तो फिर वो टर्न करके यानी बैक टर्न कर सकता है। एट 3 मंथ
द इन्फेंट कैन होल्ड हेड एरेक्ट एंड स्टेडी। अब देखिए जब 3 महीने हो जाते हैं बच्चे के तो फिर वो बच्चा अपने सर को सीधा रखता है और उसको स्टेडी स्टेट में रख पाता है, यानी उसको मुस्तहकम रख पाता है, उसको इधर उधर उसकी शेकिंग नहीं होती, वो स्टेडी वो मेंटेन रख सकता है। ओपन और क्लोज हैंड लूजली, अपने हाथ को लूजली ओपन कर सकता है, फिर लूजली क्लोज कर सकता है, इतनी फाइन मोटर डेवलपमेंट उसमें आ जाती है। होल्ड ऑब्जेक्ट पुट इन हैंड, कोई चीज़ वो उठा अपने हाथ में उठा सकता है, अब उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को हाथ में उठा ले। देखिए ये इसे कहते हैं हेड कंट्रोल के। यहाँ पे जो बच्चा है अब उसमें इन द एज ऑफ 6 मंथ उसमें ये एबिलिटी आ गई है कि वो अपने हेड को कंट्रोल कर पा रहा है। ये जो पोजीशन है ये न्यू बर्न की है, तो न्यू बर्न अपने हेड पे उसका कंट्रोल नहीं होता, इसको हम कहते हैं हेड लॉन्च। हेड लॉन्च इसको हम कहते हैं कि सर जो है वो लटका हुआ है, तो इसके लिए लफ्ज़ हेड लॉन्च लफ्ज़ यूज़ होती हैं। तो न्यू बर्न में ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपने हेड को कंट्रोल करें, लेकिन वक्त के साथ साथ बच्चा जो है वो अपने हेड को अपने बॉडी के साथ कंट्रोल करना सीख लेता है और सिटिंग पोजीशन में बिल्कुल हेड को एरेक्टली स्टेडीली वो मेंटेन रख सकता है। एट 4 months द इन्फेंट कैन सिट अप एडिक्वेट सपोर्ट, यानी अगर एक 4 महीने के बच्चे को एडिक्वेट सपोर्ट दिया जाए, उसे पूरी तरीके से सपोर्ट दिया जाए तो वो बैठ सकता है, लेकिन एडिक्वेट सपोर्ट के साथ। रोल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू बैक, अगर वो फ्रंट पे आपने उसे लिटाया है फ्रंट साइड से, तो फिर वो रोल ओवर होके बैक साइड पे ख़ुद को लिटा सकता है, यानी ख़ुद को बैक साइड पे कर सकता है। होल्ड हेड एरेक्ट एंड स्टेडी वाइल इन सिटिंग पोजीशन, और सिटिंग पोजीशन में अपने सर को सीधा भी रख सकता है और उसे लटकने से बचा सकता है, स्टेडी स्टेट में उसको रख सकता है। ब्रिंग हैंड टुगेदर इन मिड लाइन एंड प्ले विथ फिंगर्स, यानी अपने हाथों को मिड लाइन में ला सकता है। स्टूडेंट्स आपने नोट किए होंगे कि जो 4 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो आर्म्स होते हैं वो एक साथ नहीं होते, उनके आर्म्स जो है उसके बॉडी के बिल्कुल साइड पे होते हैं और साइड पे ही रहते हैं, कभी वो हाथों को पकड़ के एक दूसरे के साथ नहीं लाता। लेकिन ये जो 4 महीने का बच्चा होता है तो ये ऐसा कर सकता है कि अपने हैंड मिड लाइन में ला के अपने दोनों हाथों से एक हाथ से दूसरे हाथ को और दूसरे हाथ से एक हाथ को पकड़ सकता है। एंड प्ले विथ फिंगर, और अपने उंगलियों के साथ खेल सकता है। ग्रेस्प ऑब्जेक्ट विथ बोथ हैंड, अब ये दोनों हाथों से किसी चीज़ को पकड़ सकता है, अगर इसके हाथ में कुछ दिया जाए तो दोनों हाथों से अब पकड़ सकता है। एट 5 months द इन्फेंट कैन बैलेंस हेड वेल व्हेन सिटिंग, अब जब 5 महीने पूरे हो जाते हैं तो सिटिंग पोजीशन में बिल्कुल अपने हेड को बैलेंस में रखता है। सीट विथ स्लाइड सपोर्ट, और स्लाइड सपोर्ट के साथ अब बैठ सकता है। अब देखिए 4 मंथ में क्या था कि एडिक्वेट सपोर्ट के साथ बच्चा बैठ पाता था, लेकिन अभी भले ही उसको एडिक्वेट सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर स्लाइड सपोर्ट मिले तो स्लाइड सपोर्ट के साथ वो बैठ सकता है। पुल फीट अप टू माउथ विथ सुपाइन, व्हेन सुपाइन, अगर सुपाइन पोजीशन में आप उसको लेटाते हो तो वो अपने फीट को पकड़ के अपने माउथ तक ले आता है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, तो ये एक उनकी मोटर डेवलपमेंट है कि देखिए अब वो अपने हाथ से अपने पाँव को पकड़ के अपने मुंह तक ले आते हैं, तो इतनी उनकी मोटर डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ग्रेस्प ऑब्जेक्ट विद होल हैंड राइट और लेफ्ट, अगर राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है तो एक हाथ से एक ऑब्जेक्ट को वो सही तरीके से पकड़ सकते हैं। होल्ड वन ऑब्जेक्ट वाइल लुकिंग एट अनदर, एक हाथ से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के और दूसरे की तरफ फिर इशारा करते हैं, दूसरे को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी वो एक हाथ से एक को पकड़ते हैं, उसको संभाल लेते हैं और फिर दूसरे हाथ से दूसरे की तरफ देखते हैं। एट 6 months द इन्फेंट कैन सिट एलोन ब्रीफली, अब देख लें कि 6 मंथ में अब इसको असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको मदद की ज़रूरत नहीं है बैठने के लिए, लेकिन ब्रीफली बैठ सकता है, थोड़ी देर बैठ जाए फिर गिर जाएगा, इस तरह थोड़ी देर के लिए ब्रीफली बैठ सकता है, लेकिन अब असिस्टेंट के बगैर ये ब्रीफली बैठ सकता है।
तो एमसीक्यूज़ इस तरह बन सकती हैं कि कौन से एज में एक बच्चा जो है वो ब्रीफली एलोन बैठ सकता है, अब उसको असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोगों को याद हो कि ये छठा महीना है कि जिसमें बच्चा ब्रीफली ख़ुद अकेले बैठ सकता है। टर्न कम्प्लीटली ओवर एब्डोमेन टू एब्डोमेन, अगर आप उसको लिटाए हुए हैं तो वो एब्डोमेन टू एब्डोमेन कम्प्लीटली ख़ुद को इधर उधर कर सकता है, वो अब करवटें बदल सकता है। लिफ्ट चेस्ट अप एंड अपर एब्डोमेन व्हेन प्रोन, अगर प्रोन पोजीशन में है तो वो अपने चेस्ट को और अपर एब्डोमेन को उठाता है, उठा के इस तरह वो देखता है इधर उधर, और इस पोजीशन में उसके जो हाथ है वो भी नीचे होते हैं, और इस तरह वो देखता है इधर उधर, अपने चेस्ट को उठा सकता है और अपने अपर एब्डोमेन को उठा सकता है। होल्ड ऑन बॉटल, अब यहाँ पे उसके जो दूध पीने की बॉटल है अगर उसको दी जाए तो वो ख़ुद उसको होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है। At 7 months, the infant can sit alone, hold cup, imitate simple act of others. अब 7 महीने का जो बच्चा है वो अकेले बैठ सकता है, अब वो अकेले सही तरीके से बैठ सकता है, अब उसको किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती। वो कप को पकड़ सकता है, कप को पकड़ना, कप की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, मोटा होता है कप, तो कप को पकड़ना इतना आसान नहीं होता जितना कि बोतल को पकड़ना, क्योंकि बोतल में वो उसके साइड पे वो पकड़ने के लिए आसान सा वो चीज़ बनाया होता है, तो उसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कप को पकड़ना। तो अब 7 मंथ के बच्चे में इतनी मोटर डेवलपमेंट हो चुकी है कि वो अब कप को भी पकड़ सकता है, और जो दूसरे लोग हैं उनका नकल उतारता है ये बच्चा, उनको देख के वो जो करते हैं तो फिर ये भी स्टार्ट हो जाता है वो चीज़ें करने के लिए। At 8 months the infant can sit alone steadily, अब 8 महीने जब हो जाते हैं तो अब ये बच्चा बिल्कुल मुस्तहकम तौर पर बैठ सकता है, यानी इधर उधर उसकी शेकिंग बिल्कुल नहीं होती, सही तरीके से बैठ सकता है। ड्रिंक फ्राम कप विद असिस्टेंस, अब अगर उसकी थोड़ी मदद की जाए तो वो कप पकड़ के वो उस कप से ख़ुद पी सकता है कुछ। ईट फिंगर फूड दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड, अगर उसके एक हाथ में कोई फूड दिया जाए तो वो अपने उंगलियों से वो फूड खा सकता है। At 9 months the infant can rise to sitting position alone, अब देख ले जब 9 मंथ हो जाता है बच्चे का तो फिर वो बच्चा, अब आपने उसको सुलाया है तो वो इस पोजीशन से ख़ुद उठ के बैठ सकता है, यानी आपने सुलाया है तो वो जब नींद से उठता है तो उठ के बैठ जाता है, अब इतनी उसमें मोटर डेवलपमेंट हो चुकी होती है। क्रेवल पुल बॉडी वाइल इन प्रॉन पोजीशन, अगर प्रॉन पोजीशन में है तो क्रेवल करता है, क्रेवल मीन्स के ख़ुद को आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुल करता है, ज़मीन के साथ वो चिपका के अपने बॉडी को आगे की तरफ जो पुलिंग करते हैं बच्चे तो उसको कहते हैं क्रेवल। होल्ड वन बॉटल विथ गुड हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, आप एक बॉटल को वो सही तरीके से पकड़ सकता है और उसकी जो हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छी हो जाती है। हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि वो बॉटल को अपने हाथ से पकड़ के अपने मुंह तक ले जाता है और फिर मुंह से बाहर निकलता है और फिर मुंह तक ले जाता है, तो इसको कहते हैं कि हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। At 10 months the infant creep will use hand and leg, अब देखिए स्टूडेंट्स जब 10 महीने पूरे हो जाते हैं तो अब बच्चा क्रीपिंग स्टार्ट करता है, तो क्रीपिंग किसे कहते हैं, ये जो क्रेवल है, क्रेवल क्रीपिंग से पहले का स्टेप है कि क्रेवलिंग में बच्चा जो है वो ज़मीन के साथ अपने बॉडी को वो चिपकाए हुए ख़ुद बहुत कोशिश करके अपने आप को थोड़ा सा वो आगे की तरफ पुल करता है, लेकिन क्रीपिंग में वो अपने हैंड और नीज़ यूज़ करके, वो जिस तरह 4 लिम्स यूज़ करके, 2 नीज़ यूज़ करके और 2 हैंड्स यूज़ करके आगे की तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है, तो उसको क्रीपिंग कहते हैं। वॉक बट विथ हेल्प, अगर उसकी मदद की जाए, उसको असिस्टेंस दिया जाए तो वो चल भी सकता है। ब्रिंग हैंड टुगेदर, अपने हाथ जो है दोनों हाथ एक साथ ला सकता है। जब उसके 11 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर वो फर्नीचर को पकड़ के चल सकता है, यानी फर्नीचर की मदद से चल सकता है।
वो सीधा खड़ा हो सकता है, उसको थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो उस सपोर्ट की वजह से सीधा खड़ा हो सकता है। और जब 12 महीने हो जाते हैं तो बच्चा जो है वो खुद से खड़ा हो जाता है, एलोनली वो खड़ा हो जाता है। और वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम के लिए, यानी वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम के कुछ वक्त के लिए खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम। सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन एलोन, और अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसको बैठना है तो ख़ुद से बैठ जाता है, उसको अब यहाँ पे किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। वॉक इन फ्यू स्टेप्स विद हेल्प आर एलोन, हैंड्स हेल्ड एट शोल्डर हाइट फॉर बैलेंस। और अब वो फ्यू स्टेप जो है वो खुद से वॉक कर सकता है, एलोनली फ्यू स्टेप वो चल सकता है, लेकिन अपने बैलेंस को बरकरार रखने के लिए वो अपने जो हैंड है वो अपने शोल्डर लेवल तक, कंधों के लेवल तक उठाता है। तो आप लोगों ने देखे होंगे स्टूडेंट्स के बच्चे, इतने बच्चे जब चलते हैं तो वो हाथ फैला के चलते हैं, उनकी जो हैंड है वो शोल्डर लेवल तक आई हुई होती है, इस तरह करके वो चलते हैं ताकि अपने बैलेंस को वो मेंटेन कर सके। पिक अप स्मॉल बिट ऑफ फूड एंड ट्रांसफ़र देम टू हिज माउथ, और कुछ खुराक के कुछ टुकड़े वो ख़ुद से उठा के उसको अपनी मुंह तक अभी पहुंचा सकता है। इतनी उसकी माइलस्टोन्स अभी उसमें आ चुकी है, उतनी उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है 12 महीने में। एम्बुलेशन, एम्बुलेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्बुलेशन का मतलब ये है कि असिस्टेंस के बगैर जब एक बच्चा जो है वो चलता है, वो वॉकिंग करता है असिस्टेंस के बगैर, तो उसको कहते हैं एम्बुलेशन। तो ये मोटर ग्रोथ है कि बच्चा जो है वो एम्बुलेशन स्टार्ट करता है 13 मंथ जब हो जाते हैं, तो बच्चा जो है वो बिल्कुल बगैर किसी चीज़ के सहारे के ख़ुद से चलना स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ पे देखें कि ये चीज़ें जो दिए गए हैं ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है स्टूडेंट्स। इनसे एमसीक्यूज़ बनेंगे कि 9 मंथ ओल्ड बेबी जो है उसमें कौन सी माइलस्टोन होती है, तो क्रेवल उसमें होती है, मोस्ट कॉमन इसके लिए क्रेवल है। बहुत सारे दिए होंगे जो कि 9 महीने के बच्चों में होंगे, लेकिन जो क्रेवलिंग है ये सबसे कॉमन है, तो ये आपने याद रखनी है। 10 महीने के बच्चे के लिए क्रीपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये आपने याद रखनी है। 1 साल के बच्चे के लिए इंडिपेंडेंटली खड़ा होना, और ये खड़ा या तो क्रीपिंग पोजीशन से खड़ा होता है या तो क्रेवल पोजीशन से। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं तो वो क्रेवल से डायरेक्ट वॉकिंग में चले जाते हैं, उठते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टेप वाइज जाते हैं, क्रेवलिंग से क्रीपिंग में और क्रीपिंग से फिर स्टैंडिंग में चले जाते हैं। 13 मंथ ओल्ड बच्चा जो होता है वो ख़ुद से चल पाता है और टोडल क्विकली, तो टोडल का मतलब है कि शॉर्ट स्टेप चलना, शॉर्ट स्टेप चलने को टोडल कहते हैं, तो क्विकली टोडल कर सकता है, शॉर्ट स्टेप चल सकता है। 15 मंथ ओल्ड बेबी जो होता है वो अब रन कर सकता है, वह भाग भी सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अब देख ले इन्फेंसी में इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके की होती है। His emotions are unstable, where it is repeatedly changed from crying to laughter. His affection or love for family members appears. अब जो इन्फेंट होता है इसके इमोशन इनस्टेबल होते हैं। इनस्टेबल मीन्स के अभी वो हंस रहा है और हंसते हुए आपने थोड़ी गुस्से की तरफ उस गुस्सा करके अपने चेहरे पे गुस्से का स्ट्रक्चर बना के या कोई डरावना स्ट्रक्चर बना के उसकी तरफ देखा तो एकदम से वो रोता है, और फिर जब आप हंसते हो तो वो भी दोबारा हंसता है। मीन्स कि उसके जो इमोशंस होते हैं वो इस टाइम इन्फेंसी में इनस्टेबल होते हैं, लेकिन उसकी जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स है, उनके लिए उसका जो अफेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, वो अपीयर होता है। By 10 months, he expressed several beginning recognizable emotions such as anger, sadness, pleasure, jealousy, anxiety and affection. आप देख ले कि अगर 10 महीने पूरे हो जाते हैं बच्चे के तो उसमें कुछ ऐसे इमोशंस स्टार्ट हो जाती हैं जो कि हम रिकॉग्नाइजेबल है, हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसा कि बच्चा गुस्सा होता है ये उसका इमोशन है, खफा होता है उसका इमोशन है, खुश होता है उसका इमोशन है, जेलसी उसकी इमोशन है, एंजाइटी उसकी इमोशन है, और अफेक्शन जो वो अफेक्शन शो करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए तो वो भी उसकी इमोशन है।
बाई 12 month ऑफ एज दिस इमोशन आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन 10 month में हम इतना इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम यानी सैडनेस और एंगर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते। लेकिन जब 12 month पूरे हो जाते हैं तो फिर हम इन इमोशंस में सही तरीके से डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं, इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब सोशल डेवलपमेंट है, यानी अब सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, ही लर्न दैट क्राइंग ब्रिंग अटेंशन। उस बच्चे को अब पता होता है कि अगर मैं रोऊंगा तो अटेंशन मेरी तरफ होगी, अगर मैं रोऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, इसलिए वो बार बार रो के अपनी तरफ अटेंशन करवाता है। द इन्फेंट स्माइल्स इन रिस्पॉन्स टू स्माइल ऑफ अदर्स। दूसरे लोग जब हंसते हैं तो वो बच्चा भी हंसता है। तो ये उसकी सोशलिटी है कि लोगों की खुशी पे वो भी खुश हो रहा है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए रो रहा है। द इन्फेंट शो फियर ऑफ स्ट्रेंजर। इन्फेंट जो है वो जो अजनबी लोग होते हैं उनसे डरते हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। जब वो अजनबी लोगों को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रेंजर एंजाइटी। ही रिस्पॉन्ड सोशली टू हिज नेम। अगर उसका नाम लिया जाए तो सोशली वो अपने नेम के लिए रिस्पॉन्स करता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द इन्फेंट डिवेलप सेंस ऑफ ट्रस्ट। एरिक्सन के मुताबिक इन्फेंट जो है उसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट डिवेलप होती है थ्रू द इन्फेंट इंटरेक्शन विद केयर गिवर, मेनली द मदर, स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग। ही लर्न टू ट्रस्ट अदर्स थ्रू द रिलीफ ऑफ बेसिक नीड। अब देखिए ट्रस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, जब उसकी अम्मी उसको दूध पिला रही होती हैं, उसको फीडिंग करवा रही होती हैं, तो उस टाइम उसके साथ उस इंटरेक्शन के थ्रू ट्रस्ट डेवलप होती है। और जो दूसरे लोग होते हैं जब वो उसकी बेसिक नीड्स पूरे करते हैं, जो वो कहता है तो उस जो वो चाहता है तो वो अगर उसके लिए पूरा करते हैं, उसके ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, तो फिर उन पे उनका ट्रस्ट होता है। इसके अलावा वो स्ट्रेंजर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। एज ए इन्फेंट विजन डेवलप, he or she may seem preoccupied with watching surrounding object and people। अब देख ले कि जैसे ही एज बढ़ती जाती है तो विजन भी डेवलप होती जाती है। अब वो बच्चा जो है अपने सराउंडिंग में लोगों को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। प्रीऑक्युपाइड मीन्स कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, इधर उधर देख के जब उसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पीच माइलस्टोन्स है। स्पीच माइलस्टोन्स में से ये फर्स्ट जो है 1 to 2 months में, तो 1 to 2 months में बच्चा जो है वो को करेगा। ये कोस जो है ये को करने को कहते हैं, यानी उसकी मौत से को के लफ्ज़ जो है वो निकलेंगे। फिर 2 to 6 month में बच्चा हंसता भी है और स्क्वेल्स भी करता है, स्क्वेल्स यानी चीखें मारता है। 8 to 9 month में बबल्स वो सुनाई देती है। बबल्स मीन्स के जो बच्चों में से गून गून की जो आवाज़ आती है, यानी ऊ जो बच्चे करते हैं वो, और यानी अनकम्प्रिहेंसिव ना समझने वाली जो बातें निकालते हैं। तो फिर उनके जो अम्मी होती हैं वो कहती है कि ये मामा बोल रहा है या दादा बोल रहा है, लेकिन असल में वो ना तो मामा होती है ना तो दादा होती है, वो बेबल्स कर रहा होता है बच्चे। बेबल्स मीन्स के ऐसे अल्फाज जो जिनके कोई मानी नहीं होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। 10 to 12 month में अब वो मामा और दादा ये सब कुछ कह सकता है। 18 to 20 month में 20 to 30% वो बोल लेता है, 20 to 30% वर्ड यूज़ करता है, जो कि 50% स्ट्रेंजर्स समझ पाते हैं। और उसकी अम्मी तो समझ सकती हैं 100%, लेकिन स्ट्रेंजर्स 50% समझ पाते हैं। इस किस्म की बातें वो 10 to 20 months में स्टार्ट कर लेता है। 22 to 24 months में 2 word सेंटेंस वो स्टार्ट कर लेता है, और वर्ड्स ग्रेटर देन 50% वो ग्रेटर देन 50 वर्ड्स यूज़ करता है, और 75% आप स्ट्रेंजर उसकी बातें समझ सकते हैं। 30 to 36 month में आलमोस्ट ऑल स्पीच अंडरस्टूड बाय द स्ट्रेंजर। अब वो इस तरीके से बोलता है वो बच्चा कि स्ट्रेंजर जो होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं, वो अब सही तरीके से उसकी बात समझ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हियरिंग है। तो हियरिंग क्या है? हियरिंग में लिखा है कि बियर हियरिंग टेस्ट डन एट बर्थ
बियर हियरिंग टेस्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स। तो ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट को हम बियर हियरिंग टेस्ट कहते हैं। ये एक टेस्ट होती है जिसमें हम जो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है उनको मालूम करवाते हैं कि किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, या कौन सी वजह है जिसकी वजह से नर्व इफेक्ट हुई है, या क्या मसला है हियरिंग के साथ, तो उसको मालूम करने के लिए इसमें इस प्रोसीजर में इस तरह किया जाता है कि इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं और इलेक्ट्रोड हेड में लगाए जाते हैं और कुछ सर्टेन टोन्स निकाले जाते हैं या क्लिकिंग साउंड निकाले जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड है वो मेजर करती है सिग्नल्स को कि ब्रेन के अंदर जब इन साउंड्स के लिए ये जो क्लिकिंग साउंड निकालते हैं या सर्टेन टोन्स, तो इनके लिए ब्रेन के अंदर जो रिएक्शन स्टार्ट होती हैं तो उसके जो सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रोड मेजर करता है। तो इस तरीके से पता चल जाती है कि बच्चे को सही तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं। तो अब आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज बन सकती हैं कि इन्फेंसी में हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि बियर टेस्ट, और इसकी एब्रीविएशन है ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स। एबिलिटी टू हर कोरिलेट विद ability to hear correlates with ability to enunciate word properly। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो सुनने की जो सलाहियत होती है वो रिलेटेड है बोलने की सलाहियत से। एनुशिएट का मतलब है कि बोलना, बयान करना। तो बोलना और बयान करना तब होता है जब हियरिंग होती है। अगर बंदा पैदाइश से सुन नहीं पा रहा तो वो गूंगा हो जाता है, वो फिर बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसको सुनाई कोई दे नहीं रही है, तो वो सीखेगा कैसे। ऑलवेज आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अगर इस तरह कोई हियरिंग प्रॉब्लम है तो ओटाइटिस मीडिया के बारे में हमेशा हिस्ट्री लेनी है कि ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, एयर एडिंग डिवाइसेस तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, एयरली उसकी कोई रिफरल तो नहीं हुई थी कि यानी एयरली रिफरल टू मेडिकल डॉक्टर टू एसेस फॉर पॉसिबल फ्लूइड इन द ईयर्स। जल्दी से उसको रिफ़र करना है मेडिकल डॉक्टर के पास, ताकि अगर कोई फ्लूइड वगैरह है ईयर के अंदर, कोई इफ्यूजन हुई है तो वो रूल आउट हो सके। रिपीट हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, ये जो बियर टेस्ट है हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये दोबारा से रिपीट करनी चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट एज नीडेड, अगर नीडेड है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाना है उस बच्चे को। रेड फ्लैग्स इन इन्फेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स के रेड फ्लैग्स का मतलब है वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि डिजीज़ वगैरह, डिसऑर्डर्स वगैरह को शो करती है, यानी वो ऐसे कौन से रिस्क है जो कि जिन रिस्क की वजह से इन बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट हो सकती हैं। तो लिखा है अनेबल टू सिट एलोन बाय एज ऑफ 9 मंथ। अगर एक इन्फेंट है और उसके 9 महीने हो गए हैं, अभी तक वो खुद से नहीं बैठ सकता, तो ये रेड फ्लैग है। इसका कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी अब इसके पीछे है। अनेबल टू ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्राम वन हैंड टू हैंड बाय एज 1 ईयर। बच्चे के 1 साल पूरे हो गए हैं और वो एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं थमा सकता, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी के चांसेस है, तभी वो इतना जो है वो वीक है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट नहीं दे सकता। एबनॉर्मल पिंसल ग्रिप आर ग्रेस्प बाय एज 15 मंथ। अगर एक बच्चे के 15 मंथ हो गए हैं और वो पिंसल ग्रिप नहीं कर पा रहा, पिंसल ग्रिप का मतलब है कि ये जो हमारा थंब होता है और मिडिल फिंगर होता है या फिर 4 फिंगर होता है, तो इससे हम जब किसी चीज़ को छूते हैं, जैसे कि हम निवाला बनाते हैं, तो इस तरह निवाला बनाते हैं या किसी कोई काम करते हैं इस पोजीशन में, तो फिर इसको कहा जाता है पिंसल ग्रिप। तो पिंसल ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बच्चों में पिंसल ग्रिप होती है तो आगे जाके वो अपने बटन खुद बंद कर सकते हैं, ख़ुद को फीडिंग खुद कर सकते हैं, जिपिंग खुद कर सकते हैं। तो अगर उनमें ये नहीं है या एबनॉर्मल है और वो 15 साल के हैं, तो ये भी एबनॉर्मलिटी है। अनेबल टू वॉक एलोन बाय 18 मंथ। अगर 18 मंथ हो गए हैं और वो ख़ुद से चल नहीं पा रहा, तो ये भी एबनॉर्मलिटी है। फेलियर टू स्पीक रिकॉग्नाइजेबल वर्ड बाय 2 ईयर्स। उसके 2 साल हो गए हैं और वो अब जो है वो रिकॉग्नाइजेबल वर्ड जो है वो उनको सही तरीके से स्पीक नहीं कर पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, जो वर्ड से सीखे वो बोल नहीं पा रहा और उसके 2 साल हो चुके हैं, तो ये भी रेड फ्लैग है, ये भी एबनॉर्मलिटी है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक इन्फेंसी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टोडलर एज स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, कन्फ्यूजन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।